नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनवुड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी मेंटर तस्लीमा मंसूरी। बच्चों, हाई स्कूल का जो सोल्यूशन चल रहा है आपके क्वेश्चन और आंसर का, जो कि 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड का खास करके ये चल रहा है सीरीज़। तो इसमें आज जो सीरीज़ हम लाए हुए हैं ये है जीव विज्ञान का। इससे पहले मैं रसायन विज्ञान करवा चुकी हूँ और रसायन विज्ञान के सब्जेक्टिव सीरीज शुरू करने से पहले एमसीक्यूज के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप उन सारे वीडियोस को भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन का आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसमें आपका केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स तीनों हो चुका है। सब्जेक्टिव भी आपके केमिस्ट्री का टॉपिक हो चुका है और आज जो हम लेकर आए हैं वो बायोलॉजी लेकर के आए हैं, जीव विज्ञान लेकर के आए हैं। ऑब्जेक्टिव हो चुका है, आज डिस्क्रिप्टिव वाला चलेंगे, मतलब जो डिटेल्ड आंसर पूछा रहता है, जैसे अति लघुत्तरी, लघुत्तरी मतलब 1 नंबर का, 2 नंबर और 3 नंबर जो, और डिटेल्ड वाला आंसर जो आता है 5 नंबर का, उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर के आई हूँ। तो क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा आइडिया भी लेते रहेंगे कि किस तरह से आप आंसर को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन है, हाई स्कूल के बच्चों का है ये, यानी कि 10th के बच्चों का है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है। जो सलाइवा होता है हमारे मुख में, जो हमारे लार ग्रंथियां होती हैं, लार स्रावित करती हैं, तो इसका काम क्या है भोजन को पचाने में, और भोजन के कौन से अवयव को यह पचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड पूछा हुआ है कि भोजन को निगलने में लार की क्या मुख्य भूमिका होती है। दोनों क्वेश्चन का सेम मीनिंग पूछ रहा है आपसे कि लार की भूमिका बतानी है। ठीक है, तो देखिएगा रिपीटेड क्वेश्चन है, 2024 में भी आपका ये पूछा गया है। भोजन, लार क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर में ना, हमारे मुख में बेसिकली, हमारे ये जो एरिया होता है यहाँ पे आपके कान के पास, यहाँ पर 3 जोड़े में होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती हैं और ये लार ग्रंथियों का काम क्या होता है, ये लार को श्रावित करती हैं, सलाइवा को सेक्रेट करती हैं। ठीक है बच्चों, लार क्या करता है, लार में होता है एमाइलेज एंजाइम होता है। क्या होता है बच्चों, एमाइलेज एंजाइम होता है। ये एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा बच्चों, हमारे जो भोजन हम करते हैं, भोजन में मौजूद होता है आपका स्टार्च मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है बच्चों, स्टार्च मौजूद होता है। स्टार्च को हम क्या कहते हैं, मंड कहते हैं बच्चों, मंड कहते हैं। ये क्या है आपका, ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसी स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है कौन, लार मदद करता है। लार में मौजूद होता है एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम जिसको आप कहते हो, वो मौजूद होता है। तो टाइलिन एंजाइम क्या करेगा बच्चों, आपके स्टार्च को क्या करता है, और छोटे टुकड़ों में, यानी कि स्टार्च को और थोड़ा सा सरल यौगिक में तोड़ देता है, कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं माल्टोज शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, माल्टोज शर्करा कहते हैं। ये देखिए, ये एक जटिल अणु है जिसको क्या करता है, थोड़े से सरल अणु में तोड़ देने का काम करता है। और ये काम करता कौन है, जो आपका लार होता है, लार में मौजूद एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, टाइलिन एंजाइम, फेमसली टाइलिन एंजाइम के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है बच्चों, लार भोजन को नम करने का भी काम करती है। दांतों और जीभ द्वारा जो क्या होता है कि लुगदी बनाने में, बेसिकली चबा करके जो भोजन होता है उसको लुगदी बनाने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है बच्चों, मदद करती है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या करता है, आपके जो मुख में क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं, वो मुख के पीएच को भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, सलाइवा करता है, यानी लार ग्रंथियां करती हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि पौधों में स्टोमेटा का काम क्या होता है, यानी स्टोमेटा का उपयोगिता क्या है, स्टोमेटा का यूज क्या है बच्चों, ये आपसे पूछा हुआ है। या फिर क्या कह रहा है कि खुले रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। खुले स्टोमेटा का आपको चित्र बनाना है, वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है, नाम के साथ बनाना है। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है बच्चों, स्टोमेटा पौधों में, पौधों की पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो जिनको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का काम क्या होता है, वातावरण से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करना होता है, परिवहन करता है। और ये जो परिवहन होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर एक्सचेंज जो होता है,
जो ये ऑक्सीजन गैस आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। तो ये एक्सचेंज जो होता है ये किसकी मदद से होता है? स्टोमेटा की मदद से होता है। किसकी मदद से होता है बच्चों? स्टोमेटा की मदद से होता है। ये देखिए, ये आपके बीन शेप्ड के स्टोमेटा होते हैं, इस तरह से, जैसे आपके शरीर में किडनी होती है इसी तरह से क्या बने होते हैं बच्चों? स्टोमेटा बने हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, कौन बना हुआ होता है? स्टोमेटा बना हुआ होता है। ये जो स्टोमेटा, ये खुला वाला स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इस तरह से। इसमें क्या होता है? स्पेस होता है। और यहाँ पर आपके क्या होते हैं? यहाँ पर आपके होते हैं जलीय जल भरा रहता है। इसमें आपके मिनरल्स वगैरह बाकी चीज़ें क्या होती हैं? भरी रहती हैं बच्चों। ठीक है, जब जल भरा रहता है तो स्टोमेटा खुला हुआ होता है, और यहाँ से जब पानी बाहर निकलता है तो स्टोमेटा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है बच्चों। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होती हैं? ये जो आपको पत्ती के जैसा सामान स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, ये गार्ड सेल इनको कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? गार्ड सेल कहते हैं, रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षी कोशिकाएं कहते हैं, जो कि आपके स्टोमेटा की कोशिकाएं, इंटरनल सेल को क्या करता है? सुरक्षित रखने का काम करता है, बेसिकली बचाने का काम करता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपकी? ये है द्वार कोशिकाएं। ठीक है, इस छिद्र को चारों तरफ से क्या करता है? कवर्ड किया रहता है, इसको कहते हैं द्वार कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है आपका? ये है रंध्र छिद्र है। और यहाँ पर देखिए, ये क्या है आपके? ये जो दिख रहे हैं ये सब क्या है आपके? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है बच्चों? ये सब है आपके क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट हैं। ठीक है, हरित लवक है। हरित लवक का काम क्या होता है बच्चों? हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो ये ऑक्सीजन गैस क्या करता है? इसी रंध्र के थ्रू बाहर निकल जाता है, वातावरण में मुक्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, और यहीं से क्या होगा? आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आएगा। कहाँ पर? स्टोमेटा पत्ती के अंदर आएगा। ठीक है, स्टोमेटा पादप और पर्यावरण के मध्य गैसीय विनिमय का काम करते हैं। रंध्र छिद्र के आकार को परिवर्तित करके जल की हानि का नियंत्रण होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि किस तरह से जो रंध्र कोशिकाएं होती हैं खुलती हैं और बंद होती हैं। यह रंध्रीय गति कुछ पर्यावरणीय उद्दीपनों जैसे आपेक्षिक आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रण, प्रकाश की तीव्रता और इन चीज़ों से क्या होती है बच्चों? प्रभावित होती है। और स्टोमेटा का काम क्या है? गैसीय विनिमय का काम होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस के नियंत्रण को, रेगुलेशन को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका स्टोमेटा का चित्र है। अगला क्वेश्चन आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोषण क्या होता है? उदाहरण सहित स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और 2024 में क्वेश्चन किस तरह से पूछा था? विषम पोषी पोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए आप। पोषण क्या होता है बच्चों? विभिन्न प्रकार के जो जीवधारी होते हैं, चाहे वो हम हैं, आप हैं, या दूसरे अन्य जंतु हैं, या फिर आपके जो एक कोशिकाएं जंतुएं हैं, या माइक्रोस्कोपिक जो सूक्ष्मदर्शी जो जंतु होते हैं, सबको पोषण की जरूरत पड़ती है। मतलब कि ये क्या करेंगे बच्चों? अपने शरीर के विकास के लिए, अंग तंत्रों के विकास के लिए जब तक जीवित रहते हैं ये क्या करते हैं? भोजन करते हैं। ठीक है, भोजन क्या होगा? भोजन पाचन के बाद में सरल अणुओं में टूट जाएगा, और उसके बाद उनमें मौजूद पोषक तत्व क्या होंगे? हमारे शरीर को पोषण प्रदान करेंगे बच्चों। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? पोषण होती है, न्यूट्रिशन होता है। जीवधारी द्वारा पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और जल को ग्रहण किया जाता है, और इनका उपयोग किया जाता है अपने शरीर के विकास के लिए, या फिर जो फंक्शंस, हमारा शरीर जो अलग अलग काम करता है, पाचन क्रिया हो गई, परिसंचरण क्रिया हो गई, उत्सर्जन क्रिया हो गई, कोशिका विभाजन हो गया, हर काम के लिए आपको क्या करना है? ऊर्जा लगती है। ये तो इंटरनल काम हो गया, आप दौड़ते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, जो भी काम करते हैं उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का यूज होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। दो प्रकार का पोषण होता है, यानी भोजन करने की जो प्रक्रिया है बेसिकली वो दो प्रकार की होती है। एक तो ऐसे जंतु होते हैं या जीवधारी होते हैं जो कैसे करते हैं, जो भोजन के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है भाई कि मुझे कोई भोजन बना के दे, मुझे या कहीं से कोई फूड मिले तो ही मैं फूड खा पाऊंगा या फिर नहीं खा पाऊंगा। इमेजिन करिए कि अगर पृथ्वी पर से सभी हरे पादप
चाहे वो छोटे पौधे हों या बड़े पौधे, या अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? होगा ये कि हमें भोजन नहीं मिल पाएगा, ना ही हमें ऑक्सीजन गैस मिल पाएगी। हम ऑक्सीजन गैस को भी खाते हैं। अब आप सोचोगे कि खाते तो नहीं है मैम, सांस के थ्रू हमारे शरीर में जाता है। तो वो क्या होता है कि आप जो भोजन कर रहे हो उसमें मौजूद होता है ऑक्सीजन, वो आप भोजन के थ्रू ले रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन आपके शरीर में जा रही है तो वो आपके भोजन को तोड़ने का काम कर रही है और फिर आपको एनर्जी मिल रहा है। समझ गए बच्चों? तो जितने भी हरे पादप होते हैं इनमें जो भोजन की प्रक्रिया होती है यह स्वपोषी पोषण होता है। मतलब यह अपना भोजन स्वयं से ही बनाएंगे और जो ग्लूकोज बना हुआ है, जो अलग अलग भोजन बनते हैं उसका ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब इनसे क्या होगा, इन्हीं में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ मिलते हैं। जैसे मूली जो होती है, मूली का जो जड़ वाला पार्ट होता है वो आप भोजन के तौर पर इस्तेमाल करते हो, साथ ही उसकी पत्ती का इस्तेमाल करते हो। अब जो दालें होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप अरहर दाल ले लीजिए, तो वो जो दाल होती है इसमें जो भोजन होता है वो दाल के रूप में यानी प्रोटीन के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर्ड रहता है। फिर उसी दाल को आप एज अ भोजन यूज करते हो, खाने के लिए यूज करते हो, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आप, अल्टीमेटली आप प्लांट के अलग अलग उत्पाद को भोजन की तरह क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्वयं से भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहा जाता है, ठीक है। और हम क्या है, हम परपोषी पोषण की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हम अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हैं। तो पोषण की वह विधि जिनमें जीवधारी अपने कार्बनिक भोजन का यानी कि भोजन का निर्माण क्या करते हैं, खुद से ही करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों का यूज करके कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, स्वपोषी पोषण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का यूज करके, संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, प्रकाश की किरणों का यूज करके किसी चीज को बनाना, क्या बनाना, भोजन को बनाना, क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कही जाती है। तो हरे पौधे कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कर अकार्बनिक पदार्थों से, कौन से अकार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं बच्चों, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ये है आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। परपोषी पोषण में क्या होगा, जंतु क्या होंगे, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहेंगे, चाहे वे दूसरे जंतु हों या हरे पौधे हों, उन पर वो निर्भर रहेंगे। तो इस प्रकार की जो भोजन की प्रक्रिया होती है उसको हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। यह अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कुछ ऐसे जंतु हैं जो सड़े गले या मृत जंतुओं को या पदार्थों को खाते हैं, ऐसे जंतु को क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। और जो इनके भोजन की प्रक्रिया होती है वो मृतोपजीवी पोषण होती है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पर आपके जैसे गिद्ध हो गया, कौवे हो गए, बैक्टीरिया हो गई आपकी, ये सब कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी क्या होंगे, ये ऐसे जंतु होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जंतु या पौधे के शरीर में रह करके, शरीर पर रह करके अपना भोजन करते हैं, उनको कहते हैं परजीवी। किसी और के शरीर में रह करके अपना भोजन करना। जैसे आपके सिर में जूं पड़ जाती है तो जूं क्या कर रही है, आपके सिर के स्किन से क्या कर रही है, सिर ब्लड को सक कर रही है, तो वो भोजन कहाँ से ले रही है, आपके ब्लड से ले रही है बच्चों, ठीक है। तो वो कैसा एग्जाम्पल हो गया, परजीवी का। इसके अलावा पौधों में एक अमरबेल नाम का पौधा होता है, यह भी परजीवी पौधा होता है। और वायरस जो होता है यह भी परजीवी होता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, पूर्ण जंतु सम होता है। मतलब ये आपके अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गया, युगलिना हो गए, इन सब में जो भोजन की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, पूर्ण जंतु सम होती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है बच्चों। ये क्या काम करते हैं, कार्बनिक खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं और अंतर्ग्रहित भोजन का क्या होता है, पाचन करके इनकी कोशिकाओं द्वारा ही क्या होता है, अवशोषण होता है। बेसिकली क्या होता है बच्चों, इनके शरीर के अंदर वो जो कार्बनिक पदार्थ है वो चला जाता है और वहाँ पर पाचन और फिर उत्सर्जन वो एक ही कोशिका के अंदर होती रहती है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन ये करते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा गया क्या, हाँ ठीक है, उधर है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र
की सहायता से क्या करना है आपको, इसकी संरचना का वर्णन करना है। अनुदैर्ध्य काट, ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब कि किसी चीज को इस तरह से काटना, ऐसे और इस तरह से काटना बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है, आपको इसका अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाना है और इसको एक्सप्लेन करना है। मानव हृदय जो होता है बच्चों, हम देखते हैं कि हमारा जो हृदय होता है मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। किस आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का हृदय होता है। और ये कहाँ पर मौजूद होता है, चेस्ट कैविटी में। कौन सी गुहा, वक्ष गुहा में। कहाँ पर, वक्ष गुहा में। ये आपके दोनों फेफड़ों के बीच में मौजूद होता है और बाईं तरफ ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है। कैसा होता है, बाईं तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। अब ये क्या है बच्चों, ये जो होता है इसमें देखने पर ये मुट्ठी के आकार का होता है। ये विशेष प्रकार की आपकी अरेखित पेशियों का बना होता है, जिसको आप कहते हैं हृदय पेशी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, हृदय पेशी कहते हैं। यह भी एक विशेष प्रकार की अरेखित पेशी होती है जो क्या काम करेगी, जो कि निरंतर कार्य करती रहती है, निरंतर कार्य करती रहती है, अनैच्छिक कार्य करती है ना। अरेखित पेशियां कैसा काम करेंगी, अनैच्छिक कार्य करेंगी, यानी आपकी इच्छा हो या ना हो इनको तो काम करना ही करना है, ठीक है। इसीलिए हम जिंदा भी हैं, ठीक है बच्चों। तो ये किस प्रकार की पेशी से बना होता है, हृदय पेशी से बना होता है, जिसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। कैसा होता है, स्पंजशील होता है बच्चों। ये क्या काम करता है, एक बार सिकुड़ेगा, एक बार रिलैक्स होगा, स्पंज की तरह काम करता है, ठीक है। जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, पंप, जिसको हम कहते हैं ब्लड पंप करने का काम करता है। मतलब कि एक बार ब्लड हृदय के अंदर आएगा, फिर एक बार ब्लड क्या होगा, हृदय के बाहर जाएगा। जब हम क्रियाविधि डिस्कस करेंगे तो उसके बाद हम इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों। कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है, स्पंदशील होता है, स्पंदनशील, अच्छा स्पंदनशील होता है। स्पंदनशील का मतलब क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, मतलब इसमें जब संकुचन और क्या होगी, शिथिलन होगी, तो क्या करता है, एक आवाज़ भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और क्या होता है, अंदर की तरफ से क्या होता है, हॉलो जैसा दिखता है, जगह दिखेगा इसमें, ठीक है ना। और कैसा होता है, मांसल है, अरेखित मांसपेशियों का बना हुआ होता है। ये बाहर से हृदय देखने का ये स्ट्रक्चर है बच्चों, अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं, ये बाहरी है। बाहर से देखने पर हमारा हृदय इस तरह से दिखाई देता है। ये है अग्र महाशिरा है बच्चों, क्या है, अग्र महाशिरा है बच्चों। और ये क्या है आपका ये वाला ये है आपका महाधमनी, ठीक है, एओर्टा जिसको हम कहते हैं। ये फुफ्फुसी शिराएं हैं आपकी दाएं तरफ वाली। ये है हमारा दायां अलिंद। और ये क्या है आपका निम्न महाशिरा। इंटरनल काट हम देखेंगे तो और बेहतर इसको हम देख पाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, और क्या है, हृदय जो होता है हमारा वो 300 ग्राम वजन में कितना होता है बच्चों, 300 ग्राम का होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है ये, और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। मोटा कितना होता है, 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। नॉर्मल जो हमारा हृदय है, अडल्ट ह्यूमन बींग्स में हृदय का भार कितना होता है, 300 ग्राम का होता है बच्चों, ठीक है। हृदय जो होता है हमारा बच्चों, हृदय कई प्रकार की मांसपेशियों के लेयर से बना होता है। तो 2 लेयर्स के बीच में क्या होता है, खाली जगह होती है। इसमें एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हृदयावरणी द्रव कहते हैं। ये क्या काम करेगा, आपके हृदय को बाहरी आघातों से बचाएगा, ठीक है। क्या करेगा बच्चों, हृदय को आपके क्या करेगा, बाहरी आघातों से बचाएगा, ठीक है ना। पढ़िएगा इसको। हृदय के आवरण को क्या कहते हैं, जिस आवरण से ये घिरा रहता है उसको हृदयावरण, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके बीच में 2 लेयर्स के बीच में जगह होती है, जिसको क्या कहा जाता है, हृदयावरणी थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, हृदयावरणी थैली। इस थैली में द्रव भरा रहता है, जिसको क्या कहा जाता है, हृदयावरणी द्रव कहा जाता है, ठीक है। यह क्या काम करेगा, आपके हृदय को नम बनाए रखेगा, और यह बाहरी आघातों से, ताप से, अन्य से हृदय की रक्षा करता है। मानव हृदय में कितने भाग होते हैं, कितने खंड होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं बच्चों, 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर पर मैं आ जाती हूँ आपकी, ये देखें मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं बच्चों, 4 चैम्बर्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए, ये वाला जो आपका भाग दिख रहा है ना, ये वाला डायग्राम क्लियर नहीं है थोड़ा सा, ये है दायां अलिंद बच्चों। क्या है बच्चों, दायां अलिंद है। ये नीचे की तरफ वाला जो दिख रहा है ये है निलय। क्या है बच्चों, निलय। जो निलय होता है अलिंद से थोड़ा बड़ा होता है, तो ये क्या है बच्चों, दाहिना निलय है। क्या है, दाहिना निलय है। अब इधर वाला आप थोड़ा सा देखिएगा,
ऊपर होता है अलिंद, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा जो है बच्चों, ये है आपका बायां अलिंद है। क्या है बच्चों? बायां अलिंद है। और ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है बायां निलय है बच्चों, ठीक है, बायां निलय है। अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा आप, ये है आपका अग्र महाशिरा, ठीक है ना, ये महाशिरा इस तरफ से भी इस तरफ से ऐसे खुला हुआ है, तो ये है पश्चिम महाशिरा है। क्या है? पश्चिम महाशिरा है बच्चों, ये गलत लिखा हुआ, ये क्या है? पश्चिम महाशिरा है, ठीक है। अग्र महाशिरा ऊपर की तरफ वाला, और ये क्या है? नीचे की तरफ वाला महाशिरा का जो मुंह है उसको पश्चिम महाशिरा कहा जा रहा है, ठीक है बच्चों। अच्छा, और ये है आपका दाहिनी तरफ वाली पल्मोनरी धमनी है, ये दाहिनी तरफ की पल्मोनरी धमनी, और ये क्या है? आपकी पल्मोनरी शिराएं हैं बच्चों, ये क्या है? पल्मोनरी शिराएं हैं, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो पहले एक बार समझ लीजिए कि ये क्या है। अच्छा, ये है आपका लेफ्ट पल्मोनरी धमनी है बच्चों, ठीक है, क्या है? लेफ्ट पल्मोनरी धमनी है। और यहाँ पर होता है आपका, यहाँ पर होता है, यहाँ से जुड़ा रहेगा एओर्टा। एओर्टा वाला भाग इसमें दिखाई नहीं दे रहा क्लियर, एक्चुअली ये थोड़ा सा डायग्राम ना इतना क्लियर नहीं है। चलिए, यहाँ पर रहेगा बच्चों, यहाँ से बाएं निलय से ही एक तरफ इस तरह से जुड़ा रहेगा, ये है एओर्टा। वेट, रुक जाइए, ये है क्या बच्चों? ये है एओर्टा। क्या है? एओर्टा है, जिसको महाधमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाधमनी कहा जाता है। अब थोड़ा सा किस तरह से हमारे हृदय में ब्लड आ रहा है वो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, ब्लड क्या किया, जो आपके कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है बच्चों। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगा। इसमें क्या होगा आपके, ये कहाँ पर आएगा? ये बाकी कोशिकाओं से कौन लेकर के आ रहा है? दाहिनी पल्मोनरी धमनी। और ये क्या कर रहा है? महाशिरा से क्या हो रहे हैं आपके महाशिरा और दाहिनी पल्मोनरी धमनी से क्या हो रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और सबसे पहले कहाँ पर आएगा बच्चों? सबसे पहले ये आएगा आपके बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में। कहाँ पर आएगा? दाएं अलिंद में आएगा। दाएं अलिंद के नीचे की तरफ क्या होता है? एक वॉल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? एक वॉल्व लगा होता है, कपाट जिसको कहते हैं। ये कैसा कपाट होता है? त्रिवलन कपाट, या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगी यहाँ से, और जो रक्त है वो कहाँ चला जाएगा? दाहिने निलय में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बच्चों? दाहिने निलय में चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये कहाँ जाएगा? उसके बाद यहाँ से ये आपका इस तरह से यहाँ पर आएगा। ये देखिए, इस तरफ एक वॉल्व खुला हुआ है ना, ये इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक अर्धचंद्राकार वॉल्व होता है बच्चों। क्या होता है? एक अर्धचंद्राकार वॉल्व होता है। जब ये खुल जाएगा तो ये एओर्टा से होते हुए, और बाईं पल्मोनरी धमनी से होते हुए चला जाएगा आपके फेफड़े के पास चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा? फेफड़े के पास चला जाएगा। अच्छा, एक मिनट, ये अग्र महाशिरा है ना? हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा? फेफड़े के पास चला जाएगा। अब फेफड़े में क्या है बच्चों? ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये ब्लड किस में हो जाएगा? ऑक्सीजन से मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद फेफड़े से भी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, उसको भी वापस से कहाँ लाया जाएगा? आपके बाएं अलिंद में लाया जाएगा। और ये लाने का काम कौन करेंगे? ये पल्मोनरी शिराएं काम करेंगी आपके बाएं अलिंद में। किसको? ब्लड को लाने का काम करेंगे। अब पल्मोनरी शिरा से ब्लड कहाँ पर आया है? आपके बाएं अलिंद में आया हुआ है। कहाँ पर आया हुआ है? बाएं अलिंद में आया हुआ है। यहाँ पर एक वॉल्व होता है, इसको द्विवलन कपाट कहते हैं या फिर मिट्रल वॉल्व कहते हैं। ये खुलेगा और बाएं अलिंद से जो आपका, जिसमें शुद्ध रक्त जो होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिला रहता है, वो निलय में आ जाएगा, नीचे वाले निलय में आ जाएगा। नीचे वाले निलय से फिर ये कहाँ चला जाएगा? आपके महाधमनी की तरफ चला जाएगा, एओर्टा की तरफ चला जाएगा। महाधमनी से कहाँ हो जाएगा? ये बाहर की तरफ चला जाएगा, और बाकी शरीर की कोशिकाओं में ये क्या हो जाएगा? ब्लड आपका पहुँच जाएगा। इस तरह से ब्लड का क्या होता है बच्चों? ट्रांसफर होता है आपके हृदय में। और क्या होगा बच्चों? अरे क्या कहते हैं, हृदय जो होता है हमारा, या क्या करेगा? द्विपरिसंचरण करता है। क्या करेगा बच्चों? द्विपरिसंचरण करता है, डबल क्या करेगा? सर्कुलेशन करता है, ठीक है। अब इसको मैं पढ़ूंगी और इसको फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी और बेहतर तरीके से, ठीक है। ये देखिए,
मानव हृदय कितनी कक्षीय कोशिकाओं की बनी है? 4 चेम्बर्स होते हैं इसमें, जो कि क्या होता है, हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस द्वारा क्या होता है, अलिंद और निलय से क्या होते हैं, अलग हुए रहते हैं, बटे रहते हैं। ठीक है, अलिंद हृदय जो होता है ऊपरी चौड़ा भाग होता है, निलय जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, शंख रूपी का भाग होता है। और शरीर के से हृदय रुधिर लाने शरीर से रुधिर लाने वाली मुख्य वाहिनियां कौन सी होती हैं? महाशिराएं होती हैं। शरीर से जो रुधिर लाएंगे वो कौन लाएगा? महाशिराएं लाएंगे, हृदय में लाएंगे, दाएं अलिंद में लाएंगी। और फेफड़ों में रुधिर लाने वाली जो वाहिनियां होती है वो फुफ्फुस शिराएं होती हैं। ठीक है ना, फेफड़ों में ले जाने के लिए कौन सी होंगी? आपकी फुफ्फुस शिराएं होंगी, जो कि बाएं अलिंद में खुलती हैं। ठीक है, दाएं निलय में फुफ्फुस महाधमनी, पल्मोनरी एओर्टा या आर्टरी खुलेगी बच्चों, और ये बाएं निलय से क्या करेगी? धमनी या क्या होता है, कार्टिको सिस्टेमिक आर्क से या एओर्टा से क्या होती है, निकलती है। ये क्या कह रहे हैं मैं समझा रही हूँ। देखो, दाएं निलय से कौन जुड़ा हुआ है? आपका पल्मोनरी आर्क, पल्मोनरी वेन है बेसिकली बच्चों। क्या है पल्मोनरी? दाएं निलय से ना, अच्छा ये दाएं निलय, हाँ ठीक है, दाएं निलय से आपका पल्मोनरी आर्टरी जुड़ा हुआ है, महाधमनी जिसको कहते हैं। और बाएं निलय से तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ है? पल्मोनरी वेन जुड़ा हुआ है, या एओर्टा जिसको कहते हैं। वे एओर्टा क्या कर रहा है? शुद्ध रक्त को आपके पूरे शरीर में ले जाने का काम कर रहा है, इतना याद रखना है। ये दोनों आपके फेफड़े एवं शरीर को रुधिर से ले आने और ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, बाकी आपके टेक्स्ट बुक में आंसर है, वो डिटेल में आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारा लिखवाने और बताने लगूंगी तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। वृक्काणु क्या है? नेफ्रॉन क्या होता है और रचना और इसकी क्रियाविधि आपको बतानी है। देखो बच्चों, अरे यार डायग्राम नहीं लगाया, ओहो, चलिए कोई बात नहीं, मैंने डायग्राम भेजा था, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे ही समझिए। नेफ्रॉन क्या है बच्चों? नेफ्रॉन हमारे किडनी का एक भाग है। किडनी की यानी कि आपके वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं बच्चों। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इस नेफ्रॉन की थोड़ी सी कुंडलीकृत संरचना होती है। नेफ्रॉन की मैंने डायग्राम नहीं लगाया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पर कोई बात नहीं। चलिए, नेफ्रॉन क्या होता है बच्चों? एक कुंडलीकृत संरचना होता है, कुछ इस तरह से ये बना होता है। चलिए ऐसे देखिएगा, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। देखिए, नेफ्रॉन जो होता है बच्चों, ये जो कटोरी नुमा तश्तरी नुमा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या होता है? ये मालपीघी कोशिकाओं से बना हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं इसको, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और इसमें क्या होती है? बहुत सारी आपकी धमनियां जो होती हैं क्वाइल्ड रहती हैं बच्चों, बहुत सारी धमनियां रहती हैं इसमें आपके बोमेन्स कैप्सूल में, जिनको ग्लोमेर्यूलस कहा जाता है। ग्लोमेर्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, ये ग्लोमेरुल्स होती हैं। इन धमनियों में क्या होता है बच्चों? इन धमनियों में होता है रक्त होता है। क्या होता है? रक्त होता है। तो ये धमनियां क्या करेंगे बच्चों? इनमें जो रक्त होता है, रक्त में हमारे क्या है? बहुत सारे आपके खनिज पदार्थ हैं, आपके प्रोटीन्स हैं, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज जो होता है वो हैं, और पानी है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? आपका बोमेन्स कैप्सूल जो आपकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको फिल्टर करने का काम करेगा। अब ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या कर लेगा? फिल्टर कर देगा। फिल्टर करने के बाद यानी कि फिल्ट्रेशन का काम कहाँ पर हो रहा है? छानने का, यानी कि आपकी रक्त कोशिकाओं को छानने का काम कौन कर रहा है? बोमेन्स कैप्सूल कर रहा है। ये क्या काम करेगा? रक्त कोशिकाओं को छानेगा। छानने के बाद क्या होती हैं? ये रक्त कोशिकाएं आगे की तरफ बढ़ेंगी। जब ये आगे की तरफ बढ़ेंगी बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा? इस वाले भाग को, बोमेन्स कैप्सूल के अगले वाले भाग को कहा जाता है
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है बच्चों। अंग्रेजी इसका थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रही, सन्निकट, पता नहीं, मतलब माफ कीजिएगा, हिंदी में मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है, एक ट्यूब होती है बेसिकली, ठीक है, पीसीटी शॉर्ट फॉर्म होता है इसका, याद रखेंगे। और यहाँ पर जो ये यू आकार की बनी हुई है ना, इस यू आकार को कहा जाता है लूप, और हेनले लूप कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है इसको? हेनले लूप कहा जाता है, ठीक है। और दूर वाला, जो ये दूर वाला आपका ट्यूब है, इसको डीसीटी कहा जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। हिंदी अभी मैं देख लेती हूँ हिंदी क्या है, मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, हिंदी समझ नहीं आ रहा है मुझे इसका थोड़ा सा। डीसीटी है, ठीक है, क्या है ये? डीसीटी है। इतना याद रखेंगे कि दूर वाले, मतलब कि ग्लोमेरुल से दूर वाले ट्यूब को डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जा रहा है, नज़दीक वाले को पीसीटी कहा जा रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, सन्निकट ट्यूब और दूरस्थ ट्यूब, ऐसे आप बोलेंगे, सन्निकट नली और दूरस्थ नली, इस तरह से याद रखिएगा। और यू आकार की क्या होती है बच्चों? हेनले लूप होती है, ठीक है। अब इनका काम आप समझिए। बोमेन्स कैप्सूल में आपकी धमनियां, बहुत सारी धमनियां पड़ी हुई, इन धमनियों में रक्त है, ठीक है। अब यहाँ से फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्टर होकर के आपके जो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब ये पीसीटी की कोशिकाएं जो होती हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा क्या करेंगे, आपके ग्लूकोज को, आपके जो खनिज पदार्थ हैं और जल हैं, उनको अवशोषित कर लेंगे। ये अवशोषित करने के बाद ये वापस से कोशिकाओं में क्या करेंगी, भेज देंगे। अवशोषित करने के बाद क्या करेंगे, वापस कोशिकाओं में भेज देंगी। ये बेसिकली ये पहचानने का काम करती हैं, धमनियों में तो रक्त चला आया, धमनियों में तो रक्त किडनी में भी आ गया, अब किडनी में तो आया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ सिपाही बैठे हुए हैं। बोमेन्स कैप्सूल कर रहा है कि भाई चलो मैं छानते चला जा रहा हूँ, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी अपना समझेंगे, कौन ज़रूरी है, किसको अवशोषित करना है, कौन बेकार है और किसको आगे जाने देना है, ये अपना ये लोग देखेंगे अपना। यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया तो सन्निकट नली में जब आया, पीसीटी वाले में जब आया, तो पीसीटी देखा है कि अरे इसमें तो बहुत सारे अभी खनिज पदार्थ पड़े हुए हैं, अभी ग्लूकोज इसमें पड़ा हुआ है, पानी भी पड़ा हुआ है, इन सबको अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद क्या करेगा कि जो बचे हुई चीज़ें हैं वो वापस आगे जाने देगा। जाओ तुम हेनले लूप के पास जाओ, डीसीटी के पास जाओ, ठीक है। तो फिर ये वापस जो अवशोषित किया हुआ है, जो ज़रूरी चीज़ों को अवशोषित किया, उसको वापस से क्या करेगा, आपके धमनियों के रास्ते क्या करेगा, दूसरी कोशिकाओं में भेज देगा, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बची हुई चीजें हैं, कुछ बची हुई चीजें रह गई, हेनले लूप भी उसको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, ठीक है। उसके बाद डीसीटी के पास गया, डीसीटी देख रहा है कि भाई अगर इसमें पानी की कमी है, अगर पानी की कमी है तो वो एडीएच से कुछ कहेगा, ठीक है। एडीएच वाला अभी उस टॉपिक पर नहीं जाते हैं, एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि पानी की कमी को क्या करेगा, पूरा और अगर ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है। अच्छा, डीसीटी देख रहा है कि अरे बाकी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें तो क्या हो गई हैं, यहाँ से आपके अवशोषित हो चुकी हैं, तो ये क्या काम करेगा, ये कहेगा कि ठीक है बेटा चलो तुम आगे जाओ। तो ये कहाँ पर चले जाएंगे आपके, ये चले जाएंगे आपके संग्रहित नलिकाओं में चली जाएंगी। कहाँ पर चली जाएंगी, संग्रहित नलिकाओं में चली जाएंगे। इन संग्रहित नलिकाओं को क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। संग्रहित नलिकाओं में चली जाएंगी और संग्रहित नलिकाओं से फिर ये क्या हो जाएगा, जो आपके इसमें यूरिया मिला हुआ है, पानी है, वो मूत्र के रूप में कहाँ चला जाएगा, आपके शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका एक नेफ्रॉन है, डायग्राम लगा नहीं है पर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये वाला हिस्सा है आपका बोमेन्स कैप्सूल का, यहाँ पर फिल्टर करने का काम होता है। देखो क्या तुम्हारी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन में क्या लिखा हुआ है, देखिए अब मैं रीड करूँगी। मैल्पीघी कोश क्या है बच्चों, मैल्पीघी कोश में प्यारेनुमा संरचना होती है जिसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, बोमेन्स संपुट कहते हैं। रक्त कोशिकाओं का गुच्छा ग्लोमेरुलस जो होता है इसमें मौजूद होता है, धमनियां होती हैं बेसिकली रक्त कोशिकाएं। ग्लोमेरुलस में अभिवाही धमनी का रक्त पहुंचती है और अपवाही धमनी का रक्त ग्लोमेरुलस से रक्त को वापस ले जाती है। देखो दो तरह की होती हैं, अभिवाही का मतलब क्या होती है, जो आ रही है,
आने वाली को अभिवाही और जाने वाली को क्या कहते हैं बच्चों, अपवाही कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि जरूरी चीजें ये क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे और वापस से जो कोशिकाएं होती हैं जिनको जरूरत है वहां पर न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, भेज देंगे। उसके बाद आपका जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, पीसीटी में जाएगा, फिर हेनली लूप में जाएगा, फिर डीसीटी में जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोबारा से अवशोषण हो रहा है, पुनः अवशोषण हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो किडनी हमारा क्या काम करने का काम करता है, किडनी आपका रक्त कोशिकाओं को छानने का काम करता है, इसमें दोबारा से अवशोषण भी होता है और अवशोषण होने के बाद क्या होता है, जो बचा हुआ अवशेषी पदार्थ है, यूरिया बचा हुआ है और पानी जो बचा हुआ है, वो क्या काम होगा, आपके जो यूरेथ्रा होता है, मूत्र द्वार जो होता है, वहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मूत्र नली से बाहर निकल जाएगा। किडनी का काम ये है। ठीक है, स्रावी नलिका, ये देखो यही तो था, समीपस्थ कुंडलित भाग यही है। हाँ, स्रावी नलिका कौन कौन सी है, ये देखिए, प्रथम समीपस्थ कुंडलित भाग, पीसीटी वाला, क्या है बच्चों, पीसीटी वाला, जिसको क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। मध्य का जो यू आकार का होता है बच्चों, ये क्या है आपका, हेनले लूप है। ठीक है, अभी ये ऐसे इस तरह से याद रखिएगा। बोमेन्स कैप्सूल से क्या जुड़ा हुआ है आपका, जो ये वाला स्टार्टिंग वाला जो ट्यूब है ना, इसको क्या कहते हैं बच्चों, पीसीटी वाला, समीपस्थ नलिका वाला भाग है। ये जो इस तरह से मुड़ के जाता है, यू आकार बनाता है, इसको कहते हैं हेनले लूप। फिर ये आगे जाकर के ऐसे दूर हो जाएगा, मतलब, ठीक है, तो ये क्या है आपका डीसीटी वाला। और उसके बाद ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, यहाँ पर संग्रहित नलिका होती है जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट। ये देखो, अंतिम दूरस्थ कुंडलित भाग, ये वाला जो डीसीटी वाला भाग था, ये है आपका हेनले लूप है, हेनले लूप है। ये है आपका पीसीटी है, ये डीसीटी है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, दूरस्थ और समीपस्थ लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये डीसीटी किससे जुड़ जाएगा, फिर चौड़े से नली से थोड़ा सा जुड़ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। ये देखो ना, अंतिम कुंडलित भाग जो है संग्रहित नलिका से जुड़ता है, या खुला रहता है। संग्रहित नलिकाएं पिरामिड्स पर खुलती हैं। पिरामिड्स तुम्हारे क्या है, कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है, कॉर्टेक्स। जब किडनी वाला आपने पढ़ा था तो बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला के ऊपर कुछ विशेष प्रकार की कोशिका होते हैं जिनको क्या कहते हैं, पिरामिड्स कहते हैं। उसके बाद फिर ये आपके रीनल ट्यूब से होते हुए कहाँ जाएगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेटर से होते हुए यूरेथ्रा में के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है बच्चों, ये थोड़ा सा देख लो, अलग अलग कार्य यहाँ पर लिखे हुए हैं थायरॉक्सिन हार्मोन का। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आपका कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। तो क्या काम है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं और ये अपने स्राव को क्या करती हैं, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देती हैं। जैसे एड्रिनल ग्लैंड हो गया है, थायरॉक्सिन ग्लैंड हो गया है। थायरॉक्सिन आपके शरीर में क्या काम करेगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय का नियमन करता है। और थायरॉक्सिन की कमी की वजह से क्या होता है बच्चों, गोइटर हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है और हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म वाला रोग हो जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं। इंसुलिन जो होता है ये कौन रिलीज करता है, अग्नाशय रिलीज करता है, ये काम है। इंसुलिन का स्राव कौन करता है बच्चों, अग्नाशय करता है। एड्रीनल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं, लड़ो या भागो वाला जो हार्मोन होता है, एड्रीनालिन हार्मोन होता है। इसके अलावा ये आपका क्या करता है, कॉर्टिसोन वाले हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करता है, जो कि आपके ग्लूकोज के लेवल को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम लिखिए और इनके कार्य भी बताइए। तो पादप हार्मोन क्या है, जैसे हमारे शरीर में हार्मोन रिलीज होते हैं ना, वैसे ही पौधों में भी केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, चार विशेष प्रकार के आपके पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन है बच्चों, साइटोकाइनिन है, एब्सेसिक है और क्या है बच्चों, ऑक्सीन है। ये देखो, ये क्या काम करेगा, कोशिकाओं की वृद्धि का काम करता है। ये क्या काम करेगा, कोशिकाओं की वृद्धि का काम करता है। ये क्या काम करेगा बच्चों, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का काम करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। एब्सेसिक अम्ल क्या काम करेगा, ये वृद्धि को रोकेगा। एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, अधिक वृद्धि हो रही है, उसको रोकेगा। ठीक है, वृद्धि को रोकेगा।
और क्या काम का ऑक्सिन क्या कर रहा है, कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाता है, क्या कर, यानी पौधों की लंबाई को क्या करेगा, बढ़ाएगा, कोशिकाओं की लंबाई को क्या करता है बच्चों, बढ़ाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत गंदा लिख रही हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तंत्रिका कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए और कार्य समझाइए। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए एवं इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। बायो में चित्र बहुत जरूरी होता है, डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, ये देखिए एक डायग्राम लगा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, यह एक न्यूरॉन की संरचना है बच्चों। इसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरॉन पाए जाते हैं। न्यूरॉन क्या है बच्चों, तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन क्या होता है, जिस तरह से नेफ्रॉन आपके किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसी तरह से न्यूरॉन भी हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कि न्यूरॉन पूरे तंत्रिका तंत्र की एक कोशिका है। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है बच्चों, अब जो न्यूरॉन होता है इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। क्या भाग होते हैं, जो इस तरह से आपको ये पेड़ की डालियों की तरह दिखाई देते हैं ना, इनको क्या कहते हैं बच्चों, द्रुमिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रुमिका, या फिर इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं बच्चों, डेंड्राइट्स कहेंगे। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या काम करता है बच्चों, सबसे पहले जो आपकी संवेदना होती है उसको रिसीव करने वाला, उसको प्राप्त करने वाला कौन सा भाग होता है, डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट आपका ब्रांच्ड शेप में होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, शाखा नुमा होते हैं बच्चों। और ये आकर के कहाँ खुलेंगे बच्चों, एक चौड़े से संरचना में खुलते हैं, जिसको कोशिका काय कहा जाता है, या फिर इसको बच्चों साइटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोन कहा जाता है। कोशिका काय या साइटोन कहा जाता है। इस कोशिका काय में केंद्रक होता है बच्चों, और अन्य आपके कोशिकांग मौजूद होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉइल, इस तरह के आपके निसल्स कण, ये सब क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। कोशिका द्रव्य भी मौजूद होता है। लेकिन आपकी कोशिका काय में बच्चों सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है। सेंट्रोसोम बच्चों अनुपस्थित रहता है। यही कारण है कि तंत्रिका का विभाजन, तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। एक बार हमारी तंत्रिका कोशिका विकसित हो चुकी हैं तो ये लाइफ लॉन्ग विकसित रहेंगी। इसीलिए अगर आपके शरीर में सिर में, स्पेशली सिर में अगर कहीं चोट लग गई है और आपका न्यूरॉन डैमेज हो गया है तो उसकी रिकवरी, उसको पुनः ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपके कोशिका काय में क्या मौजूद नहीं है बच्चों, सेंट्रोसोम मौजूद नहीं है। क्या मौजूद नहीं है, सेंट्रोसोम मौजूद नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं साइटोन जो होता है बच्चों, ये क्या करेगा, एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसमें खुलता है, जिसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष, या फिर इसको एक्सॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एक्सॉन कहा जाता है या फिर तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सॉन होता है बच्चों, इस पे 3 लेयर होते हैं। ठीक है, कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर होते हैं। और इस 3 लेयर में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो होता है ना, अंतिम लेयर वाली जो होती है इसकी, इसको कहते हैं हम माइलिन शीथ कहते हैं। मेड्यूलरी आच्छद लिखा हुआ है ना, माइलिन आच्छद, नॉट अक्षत, आच्छद है। ये क्या होता है, माइलिन शीथ द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, ये देखिए इसका बीच वाला लेयर है क्या, न्यूरिलेमा वाला लेयर है। ठीक है, और क्या होते हैं, माइलिन शीथ द्वारा ये ढके रहते हैं बच्चों। ठीक है, इंसुलेटर का काम करते हैं बेसिकली आपके एक्सॉन को बचाने के लिए। ठीक है, अब बीच बीच में माइलिन शीथ क्या होती है, डिवाइडेड रहती है। बीच बीच में माइलिन शीथ क्या करती है, आपके एक्सॉन को ढके नहीं रहती है। उस वाले हिस्से को कहा जाता है रेनवियर की नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, रेनवियर की नोड कहा जाता है। अब देखो, सबसे पहले डेंड्राइट से जो आपके इम्पल्स थे, यानी कि संवेदना जो थी, सबसे पहले कहाँ पर आई, डेंड्राइट को मिली। डेंड्राइट के बाद ये पहुंची आपकी कोशिका काय में, और कोशिका काय से ये कहाँ पर आई बच्चों, एक्सॉन में आई। एक्सॉन का मतलब क्या, तंत्रिकाक्ष में आई, और तंत्रिकाक्ष से होते हुए एक्सॉन क्या होता है, ये फिर से ऐसे ब्रांच्ड में जुड़ जाता है, और यहाँ पर छोटे 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 ऐसे नोड्स लगे होते हैं बच्चों। क्या लगे होते हैं, नोड्स लगे होते हैं। इनको कहा जाता है एक्सॉन एंडिंग कहा जाता है। ये क्या है आपके, एक्सॉन एंडिंग। ये देखो चालक अंत प्लेट लिखा हुआ है जो, ये क्या है, एक्सॉन एंडिंग है बच्चों, एक्सॉन
एंडिंग होता है, यहाँ पर इस तरह से ये छोटे छोटे नोट्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें केमिकल्स रहते हैं बच्चों, क्या रहते हैं? केमिकल्स रहते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन का लास्ट वाला भाग जो होता है वह दूसरे तंत्रिका से क्या होता है? दूसरे तंत्रिका की डेंड्राइट से जुड़ा रहता है, दूसरे तंत्रिका की डेंड्राइट से जुड़ा हुआ होता है। जो दूसरी तंत्रिका की डेंड्राइट से यह जुड़ा रहता है बच्चों, तो इनके बीच में एक छोटा सा जो एक डिवाइडर आता है, आप कह लो, दोनों को बेसिकली जोड़ने के बीच में एक हल्का सा स्पेस रहता है। हालांकि वो वैसा उतना दिखता नहीं है, बट हल्का सा एक स्पेस रहता है, जिसको क्या कहा जाता है? साइनैप्स कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? साइनैप्स कहा जाता है। यानी एक तंत्रिका, दो तंत्रिकाओं के बीच में जो जगह होती है, दो तंत्रिकाओं के मिलने की जो जगह होती है, उसको क्या कहा जाता है? साइनैप्स कहा जाता है बच्चों। इन्हीं साइनैप्स के दौरान बीच में क्या होता है बच्चों? दो तंत्रिकाओं के बीच में क्या हो रहा है? संवेदनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। इन्हीं दो तंत्रिकाओं के बीच में क्या होता है? संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है। ये देखिए ना, यहाँ पर क्या जुड़ी हुई है आपकी? ये रेखित पेशी जो है वो जुड़ी हुई है। अब ये क्या करेगी? ये रिसीव करेगी उस संवेदना को, और उसी के हिसाब से जिस प्रकार की सूचना उसको मिलेगी वैसा ही वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा बच्चों? रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरह से हमारा जो न्यूरॉन होता है, जो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, संवेदना को ग्रहण करती है और ट्रांसफर करने का काम करती है। ठीक है, दो तरह से हमारे शरीर में जो सूचनाएं होती हैं वो जाती हैं। एक आपका केमिकल संवेदनाएं होती हैं, और एक आपका कैसा होता है? इलेक्ट्रिकल संवेदनाएं होती हैं, जो कि आपके आयंस के डिफरेंसेस की वजह से क्या होती हैं? जनरेट होती हैं। ठीक है, हालांकि ये अभी दिया नहीं है तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। ये फोटोट्रॉपिज्म होना चाहिए था, प्रकाशानुवर्तन है ना, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, या रसायनानुवर्तन क्या होता है? देखो नाम से पता चल रहा है सबके। प्रकाश की तरफ अनुसरण करना, प्रकाश की तरफ अनुसरण करना क्या है आपका? प्रकाशानुवर्तन है। गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से, जो उसके प्रभाव से जो चीजें अनुक्रिया कर रही हैं, उसको क्या कहा जाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और क्या है? रसायनानुवर्तन, मतलब केमिकल्स के इफेक्ट की वजह से, केमिकल के प्रभाव की वजह से अनुक्रिया करना रसायनानुवर्तन है। देखिए डेफिनेशन वाइज समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। पादप अंग की प्रकाश की अनुक्रिया के फलस्वरूप जो गति हो रही है, मतलब जो जैसे पौधा जो है बच्चों, पौधा जब पुष्प लेता है तो जैसे ही उसको प्रकाश मिलता है, पौधे का जो पुष्प वाला भाग है, वो तने वाला भाग है या पत्ती वाला भाग है, वो सूर्य के प्रकाश की तरफ गति कर रहा है। एक मिनट माफ कीजिए। क्या हो रहा है? सूर्य के प्रकाश की तरफ गति कर रहा है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। धूप को देख करके, प्रकाश को देख करके उसकी तरफ या उसके हिसाब से अनुक्रिया करना क्या कहलाता है बच्चों? प्रकाशानुवर्तन कहता है। अगर जो पादप का जो भाग है, चाहे वो तना वाला हिस्सा हो, चाहे वो पुष्प वाला हिस्सा हो, चाहे वो पत्ती वाला हिस्सा हो, अगर वो प्रकाश की ओर मुड़ता है बच्चों, प्रकाश की तरफ जाता है, जैसे सूर्यमुखी है, सूरजमुखी जो होता है, जब वो प्रकाश को देखता है तो क्या करता है? खिलता है ना। तो प्रकाश की ओर जा रहा है तो ये क्या होता है? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। अगर यह पादप अंग जो है प्रकाश से दूर जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जा रहा है। वृद्धिशील पादप का जो तना होता है वो प्रकाश की ओर जाता है, इसी को क्या कहते हैं? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जड़ें जो होती हैं वो जमीन के अंदर जा रही हैं, जड़ें जमीन के अंदर वृद्धि कर रही हैं। ठीक है, तो वो क्या है आपकी? प्रकाश के विपरीत जा रही हैं। तो ये कौन सी अनुक्रिया दिखाती है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखाती है। यही एग्जाम्पल आप गुरुत्वानुवर्तन के हिसाब से देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है? गुरुत्वाकर्षण यानी कि जमीन क्या कर रही है? एक मिनट, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा साउंड को डिस्टर्ब कर देगा। हाँ, गुरुत्वाकर्षण क्या हो रहा है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण बल बेसिकली किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह की ओर खींचने का काम करता है।
पृथ्वी की सतह की ओर खींचने का काम करता है। तो अगर तना जो है बच्चों वो ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, तना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में जो बढ़ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। जड़ें जो होती हैं वो जमीन के नीचे चली जाती हैं, जमीन के और अंदर गहराई में चली जाती हैं, तो जमीन की मतलब जिस तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसी तरफ तो जड़ें भी ग्रोथ कर रही हैं, जड़ें भी वृद्धि कर रही हैं। तो जड़ों की गति को हम क्या कहेंगे? जड़ों की वृद्धि को, जमीन के अंदर की जो वृद्धि हो रही है उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। तनों की जो ऊपर की तरफ वृद्धि हो रही है, गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में जो वृद्धि हो रही है उसको आप क्या कहोगे? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहोगे। ठीक है, चलिए 2 एग्जाम्पल हमने समझ लिया हुआ है। अगला एग्जाम्पल है आपका, रीड कर दे रही हूँ बेसिकली इसको थोड़ा सा। देखिए, जियोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन को क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। पादप अंग की गुरुत्व की अनुक्रिया के फलस्वरूप होने वाली गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। यदि पादप अंग गुरुत्व की दिशा में गति करे तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। दूसरी ओर जब पादप गुरुत्व की दिशा के विपरीत गति करे तो इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। पौधों की जड़ें जो होती हैं गुरुत्व की दिशा में गति करती हैं तो कैसा है? धनात्मक है। और तने जो होते हैं वो गुरुत्व की विपरीत दिशा में करते हैं तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। कैसा है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। रसायन क्या है? देखो, केमिकल्स के प्रेजेंस में, ठीक है ना, पादप के अंग की रासायनिक उद्दीपन, केमिकल मिला है, जिब्रेलिन हार्मोन है तुम्हारा, ऑक्सीन हार्मोन है तुम्हारा, इनके इफेक्ट की वजह से जो अनुवर्तन हो रहा है, जो गति हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? रसायनानुवर्तन कहा जाएगा। ठीक है ना। अगर जो आप पौधे का जो अंग है रासायनिक उद्दीपन की इफेक्ट में पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? धनात्मक कहेंगे। और उसके अपोजिट ग्रोथ हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। पराग रली की गति क्या है लिखा हुआ है? अच्छा हाँ, देखो, पराग नली की अंडप की ओर पुष्प में जो निषेचन के दौरान गति होती है, जब आप पॉलिनेशन पढ़ेंगे, परागकण पढ़ेंगे, परागण वाला जो प्रोसेस होता है उसमें आप पढ़ेंगे तो ये इस तरह से हमारा क्या होता है? परागकण का लेयर होता है। इसमें एक ट्यूब बनी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब कहते हैं, परागण ट्यूब कहते हैं, परागण नलिका कहते हैं। ये बच्चों ये आपका क्या होता है? ये वर्तिकाग्र पर इस तरह से पड़ता है तो इसकी तरफ ये जो गति कर रहा है ये कैसा है बच्चों? ये आपका धनात्मक रसायनानुवर्तन होता है क्योंकि ये किसी एक विशेष केमिकल के प्रभाव से कर रहा है। ठीक है। पादप की जड़ों का हानिकारक अम्लों से दूर जाना कैसा एग्जाम्पल है? ऋणात्मक रसायनानुवर्तन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि ये सब आपके अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? अलैंगिक जनन के उदाहरण है। अलैंगिक जनन क्या होता है? किसी एक ही कोशिका से मतलब नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी एक ही कोशिका से क्या हो जाए? नए जीव का निर्माण हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। खंडन क्या होता है बच्चों? जब जीव का शरीर, किसी जीव का शरीर 2 भागों में बट जाए और हर मतलब किसी जीव का शरीर अगर कुछ खंडों में डिवाइड हो जाए और हर एक खंड से, हर एक पार्ट से क्या हो बच्चों? नए जीव का निर्माण हो तो उसको हम क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। ठीक है। यह 2 तरह का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन होता है। द्विखंडन माने बाइनरी फिजन। अमीबा में द्विखंडन का उदाहरण देखा जाता है। अमीबा का जो शरीर होता है बच्चों, अमीबा जो होता है इसका शेप जो होता है वो निश्चित नहीं होता है तो इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? इलोंगेटेड होंगी और केंद्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने के बाद में ये क्या हो जाता है बच्चों? इस तरह से बीच से सेपरेट हो जाएगा और 2 नई अमीबा कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? बन जाएंगी। 2 नई अमीबा कोशिकाएं बन जाएंगी। ये जो है हमारे शरीर में जब मलेरिया होता है तो हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम कोशिका जब जाती है, जैसे ही प्लाज्मोडियम कोशिका आरबीसी में पहुंचती है बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। देखिए ये है आपका प्लाज्मोडियम कोशिका है, बहुत तेजी से ग्रोथ करती है, यानी एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारी प्लाज्मोडियम कोशिकाएं बनती हैं बच्चों। इसको क्या कहा जाता है? बहुखंडन कहा जाता है। कैसे क्या कहा जाएगा? बहुखंडन इसको कहा जाएगा। अब एक अगला एग्जाम्पल क्या है बच्चों? अच्छा हाँ, इसमें एक और पूछा था ना, हाँ ये देखिए,
पुनरुद्भवन, एक मिनट, पुनरुद्भवन और क्या पूछा है, मुकुलन। तो पुनरुद्भवन को क्या कहते हैं बच्चों, रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। पुनरुद्भवन का बेसिकली मतलब है बच्चों कि अगर आपने एक जीव को क्या किया, एक जीव के सिर को अलग कर दिया, धड़ को अलग कर दिया, पूंछ को अलग कर दिया, ये देखो इसको क्या किया हमने, अलग कर दिया, काट काट के अलग कर दिया, तो इसके हर एक भाग से नया जीव बन जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर वाले भाग से नया जीव बन गया, धड़ वाले भाग से नया जीव बन गया है, पूंछ वाले भाग से नया जीव बन गया है, सिर वाले भाग से भी नया जीव बन गया है। तो पुनरुद्भवन में हो क्या रहा है कि जीव के शरीर के आप कितने भी खंड कर दे रहे हैं और हर खंड में नई कोशिका बन जा रही है और पूरा का पूरा जीव बन जा रहा है। इसको कहा जा रहा है पुनरुद्भवन कहा जा रहा है बच्चों। क्या हो रहा है, पुनरुद्भवन। प्लेनेरिया एक ऐसा जंतु है, एक ऐसा जीव है जिसमें इस तरह का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, पुनरुद्भवन का उदाहरण किसमें देखने को मिलता है, प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। हाइड्रा जो है बच्चों, हाइड्रा में मुकुलन मुकुलन भी आपके क्या है, अलैंगिक जनन का उदाहरण है मुकुलन। तो मुकुलन में क्या हो रहा है, पौधे के एक भाग में कुछ बड जैसा, कली जैसा एक नया जीव बनने लगता है। जब यह पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा तो अपनी जो मातृ कोशिका होती है उससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रा में किस प्रकार की अलैंगिक जनन की प्रक्रिया देखने को मिल रही है, मुकुलन वाली। कैसी, मुकुलन वाली। स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर होता है, इसको आपको लिखना है। स्वपरागण क्या होता है, जब एक ही पादप के पुष्प जो होते हैं बच्चों, एक ही पादप के पुष्प में नर और मादा कोशिकाएं जो होती हैं और एक ही पादप की जो एंथर से पॉलन ग्रेन जो होता है आपके परागकण जो होता है वो वर्तिकाग्र पर जाता है। इस प्रकार के जो परागण की प्रक्रिया होती है उसको हम स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्वपरागण कहते हैं। ये इसके दो टाइप होते हैं, स्वपरागण का, एक सजातीय परागण का। मतलब एक ही पुष्प के दो पौधे, एक ही पादप के दो पुष्प हैं और एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प के परागण वर्तिकाग्र पर जो जाता है उसको सजातीय परागण कहा जाता है। परपरागण क्या होता है बच्चों, एक दूसरे पादप के नर कोश जो आपका भाग होता है, नर जनन भाग जो होता है, उसका परागकण दूसरे पादप के मादा पुष्प पर वर्तिकाग्र पर जब जाएगा तो उस विधि को क्या कहा जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। रीड कर दे रही हूँ। एक पुष्प के परागकों से परागकणों का समान या आनुवंशिक रूप से समान पौधों में अपने ही पुष्प के पौधों में जाता है तो क्या हो जाएगा, यह स्वपरागण का टाइप होता है। और ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। एक पुष्प के परागकों से परागकणों का जो होता है बच्चों दूसरे पुष्प के मादा पुष्प पर जब जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इसके डिटेल आंसर हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, तो वो आप रीड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसकी अलग अलग जो विधियां हैं उसको आप समझाइए। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, पौधे के मादा भाग या जनन भाग को छोड़ करके, पौधे के जनन भाग को छोड़ करके किसी अन्य भाग से, पत्ती से, जड़ से, तने से जब विकास होता है, नया पौधा बनता है, तो इस प्रकार के जनन को हम कायिक जनन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, पौधे के किसी भी कायिक अंग से, जैसे पत्ती, तना, जड़, इन भागों से अगर नए पौधे का विकास हो रहा है तो उसको कायिक जनन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों, कायिक जनन कहा जाएगा। बहुत सारी विधियां हैं, पत्तियों द्वारा नया पौधा बन रहा है, इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है, छोटी छोटी कलिकाएं बन जाती हैं और इनसे नया पौधा बन जाता है बच्चों। तो पत्तियों द्वारा जो जनन हो रहा है ये किस में है, ब्रायोफाइलम में है। कलम लगाना क्या होता है, गुलाब के पौधे या कुछ और इस तरह के पौधे होते हैं जिनके तने को काट करके थोड़ा सा छांट दिया जाता है और उसको मिट्टी में लगा दिया जाता है, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर लगा दिया जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं बच्चों, कलम लगाना कहते हैं। दाब लगाना, लेयरिंग लगाना क्या होता है, इसी तरह से तने की या पौधे की किसी शाखा को काट करके क्या किया जाएगा, जमीन के अंदर दबा दिया जाएगा, पूर्णतः जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें से क्या होंगी, शाखाएं निकलने लगेंगी, ये लेयरिंग होता है। जड़ों का उपयोग करके बच्चों प्याज लगाना, आलू लगाना बेसिकली। आलू जो होता है ये क्या करेगा बच्चों, आपके
अरे जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होंगी, रेशेदार कलिकाएं बन जाएंगी और इनको क्या किया जाएगा, पूरी तरह से मिट्टी में लगा दिया जाता है। फिर इनसे धीरे 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 क्या होंगी आपकी क्या कहते हैं उसको, नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। हाँ ये देखिए ना, शकरकंदी है, पुदीना है, अदरक है, प्याज है, केला है, लहसुन है, सॉरी आलू जो है वो आलू तने के द्वारा लगता है, बेसिकली आलू तने से विकसित होता है, ठीक है, याद रखिएगा, आलू तने से विकसित होता है। ग्राफ्टिंग क्या होती है, इस प्रक्रिया में ऐच्छिक पौधों की टहनी जो होती है उसकी कलम को काट करके और स्कंद वाला जो भाग होता है वो क्या करेंगे, हम लगा देंगे। स्कंद पौधे का वह भाग होता है जिसके तने पर मिट्टी के नीचे पूरा मूल तंत्र होता है, जमीन के नीचे, ठीक है ना। इस प्रक्रिया के कारण कलम तथा स्कंद एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और सीधी सी बात देखो ये क्या कह रहा है, जमीन के अंदर पौधा पहले से ही पड़ा हुआ है, दूसरा पौधे का तना हम ला करके इसके ऊपर ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड दूसरा पेड़ बना रहे हैं, ठीक है, दूसरा नए प्रकार का पेड़ बनाने का काम कर रहे हैं ग्राफ्टिंग के जरिए हम। कायिक जनन के लाभ क्या होते हैं, कायिक जनन में क्या होता है, वृद्धि बहुत तेजी से होती है। वृद्धि क्या होगा बच्चों, बहुत तेजी से होगा, लेकिन इसका एक नुकसान होता है, क्योंकि जो कायिक जनन के द्वारा या अलैंगिक जनन के द्वारा जो जंतु या पौधे का विकास होता है, इसमें कोई नयापन नहीं आता है, विभिन्नता नहीं आती है। विभिन्नता क्या होती है, आनुवंशिकी का चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि नर और मादा दोनों के जेनेटिक कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, और जब इनके निषेचन के द्वारा नया जीव बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। पर कायिक जनन में ऐसी कुछ चीज हो ही नहीं रही है, तो इनमें विभिन्नता देखने को नहीं मिलती है। और कई बार ऐसा होता है कि वातावरण में जो परिवर्तन आता है तो ये अनुकूल नहीं हो पाते हैं, वातावरण के परिवर्तन के अनुसार ये अनुकूल नहीं हो पाते हैं। अभी मैं 1 मिनट में थोड़ा सा, इतनी स्लाइड है, मुझे थोड़ा जल्दी दौड़ना पड़ेगा, चलिए। ये देखिए, ये क्या है बच्चों, ये आपका मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए आप लिख लीजिएगा, ये है क्या होता है, मादा जनन तंत्र में बच्चों एक जोड़ी अंडाशय प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है। अंडाशय में क्या निर्माण होता है बच्चों, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में किसका निर्माण होता है बच्चों, अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडाशय से जुड़ा होता है ट्यूब जैसी संरचना होती है, जिसको फैलोपियन नली कहते हैं या अंड नलिका कहते हैं, फैलोपियन नलिका इसको कहते हैं। यह अंडाणु को क्या करता है, ये फैलोपियन नलिका में जाएगा, और इसी फैलोपियन नलिका में ही अंड नलिका में ही क्या आएगा बच्चों, मादा की योनि भाग से आता है शुक्राणु। क्या आएगा, शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण नर जनन अंग में होगा, यानी कि पुरुष में होगा, नर जनन अंग में होगा। मादा की योनि भाग से क्या आता है, शुक्राणु आएगा, और यह ऐसे ही ट्रैवल करके कहाँ पहुँचेगा, आपके पहुँचेगा फैलोपियन नलिका में। और यहाँ पर क्या मौजूद है बच्चों, अंडाणु मौजूद है। तो शुक्राणु का अंडाणु से निषेचन कहाँ पर हो रहा है, यह हो रहा है फैलोपियन नलिका में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है बच्चों, फैलोपियन नलिका में हो रहा है। तो निषेचन कैसे हो रहा है ये भी आपने समझ लिया। अब आगे आइए, अब इसके अलावा क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर हमारा जो क्या होते हैं, फैलोपियन नलिका भी होती है। फैलोपियन नलिका आगे आकर के पियर शेप में, नाशपाती के आकार में थोड़े से चौड़े भाग में खुलती है, ठीक है। इस हिस्से को कहा जाता है गर्भाशय। क्या कहा जाता है बच्चों, गर्भाशय कहा जाता है। ये हिस्सा कौन सा है, गर्भाशय है। गर्भाशय की तीन लेयर होती है, पेरीमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम होती है और मायोमेट्रियम होती है। मायोमेट्रियम बीच वाली भाग है, एंडोमेट्रियम जो होती है सबसे अंदर वाली भाग होती है। और यही एंडोमेट्रियम निषेचन के बाद जो शिशु का पालन पोषण होता है, मतलब शिशु की वृद्धि जो होती है, एंडोमेट्रियम वाला भाग ही करता है, एंडोमेट्रियम वाला भाग करता है। योनि से आगे वाला जो पतली सी भाग होती है, इसको सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सर्विक्स कहते हैं। क्या कहेंगे हम, सर्विक्स कहते हैं। जो फैलोपियन नलिका होती है, फिम्बरी के यानी अंगुली के समान एक प्रकार की विशेष संरचना होती है। यह क्या करेगा, अंडाणु को पकड़ने का काम करता है, अंडाणु को इस तरह से ऐसे होल्ड करने का काम करता है। डिटेल आप लिख लीजिएगा इसको। परिवार नियोजन को परिभाषित कीजिए। नियोजित परिवार के लिए 2 अस्थायी विधियों का उल्लेख कीजिए। देखिए स्थायी या अस्थायी विधियां क्या होती हैं, परिवार नियोजन क्या होता है बच्चों, समझिए। देखिए
अनियंत्रित जो आपका क्या कहते हैं अनियंत्रित बच्चे पैदा करने का जो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, इससे जनसंख्या वृद्धि की समस्या उत्पन्न होती है। तो फिर क्या किया गया सरकार द्वारा, और थोड़ा सा एजुकेटेड होने की वजह से क्या किया जा रहा है, थोड़ा अवेयरनेस फैलाया जा रहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि की अनियंत्रित घटना है उसको थोड़ा सा रोका जा सके। तो क्या किया जा रहा है कि बच्चे के निषेचन की, बेसिकली निषेचन की प्रक्रिया को थोड़ा सा रोका जाए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा देख लीजिए कि डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है। परिवार कल्याण नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जन्म दर को कम करना। क्या करना, जन्म दर को कम करना। जब परिवार में सीमित 2-3 बच्चे होंगे तो कल्याणकारी योजनाओं को भली प्रकार से क्या किया जाएगा, बनाया जा सकता है। ठीक है ना, जनसंख्या की वजह से अच्छा भोजन, रहने, बाकी सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए जनसंख्या नियंत्रण की विधियां लाई गई, जनसंख्या नियंत्रण की योजना लाई गई, जिसके तहत परिवार नियोजन को भी क्या किया गया बच्चों, लाया गया। और जो आपके शादीशुदा दंपति हैं उनको थोड़ा सा ये जागरूक किया जाए कि जो भी आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, परिवार अपना बनाने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, योजना जो बना रहे हैं, उसको थोड़ा सा कायदे से हर चीज़ को देखते हुए बनाइए। तो परिवार को नियोजित करने के लिए बेसिकली जन्म नियंत्रण को, जन्म दर को कंट्रोल करने के लिए कुछ विधियां हैं, जिनमें अस्थायी विधियां में आत्मसंयम है, और कौन सी प्रक्रिया है बच्चों, लूप है, कॉपर टी वगैरह फीमेल के बॉडी में इंजेस्ट कर दिया जाता है, कॉन्डोम का यूज़ किया जाता है जब शारीरिक संबंध बनाना हो दंपति को, स्त्रियों का सुरक्षित काल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, आर्तव चक्र होता है, तो फिर फीमेल को पता होता है जब हमारे शरीर में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, तो ये एक टाइम पीरियड होता है। तो बेस्ट टाइम पीरियड होता है कि जो आपका पीरियड के स्टार्ट होने के बाद 14 से उसके बाद 15 दिन का जो समय होता है, उस दौरान फर्टिलाइजेशन ना हो तो बेहतर है। ठीक है, रासायनिक औषधियाँ, कुछ दवाइयाँ वगैरह खा करके क्या किया जाता है बच्चों, निषेचन को रोका जा सकता है। और इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो बच्चे बेसिकली जो भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया, उसको भी शुरुआत में समाप्त कर दिया जाता है। अबॉर्शन एक प्रक्रिया होती है जिसमें डॉक्टर क्या करते हैं, जो 2 महीने का भ्रूण होता है उसको समाप्त कर देते हैं बच्चों। ठीक है, इसी को गर्भ समापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गर्भ समापन कहा जाता है। लेकिन इससे थोड़ा सा फीमेल बॉडी पर असर पड़ता है, तो ये उतना अच्छा आइडिया नहीं है। बेहतर है कि थोड़ा सा आप विजिलेंट रहिए, मतलब सावधान रहिए। स्थायी विधियां क्या है बच्चों, पुरुष में क्या किया जाता है, ऑपरेशन के जरिए पुरुष की शुक्र नलिका को काट दिया जाता है, जिससे इजेक्शन के दौरान क्या हो, स्पर्म यानी कि शुक्राणु बाहर ना आने पाए, शुक्राणु बाहर नहीं आता है। इसी तरह से महिला के शरीर में क्या किया जाता है, अंड नलिका को काट दिया जाता है, ताकि जो अंडाणु जो है आपका वो अंड नलिका में जाने ना पाए और निषेचन ना होने पाए। ये दोनों स्थायी विधियां होती हैं, परमानेंट सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। आपने पढ़ा हुआ है कि मानव बॉडी में क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी जो होती है वो कायिक गुणसूत्र होती है। XX और XX दोनों ही, मतलब फीमेल बॉडी हो या मेल बॉडी, दोनों में सेम रहेगा। लास्ट जोड़ी जो 23वां जोड़ी होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका, हेटेरोसोम कहलाता है। मादा में यह होमोमॉर्फिक होती है, मतलब समान ही होती है। पुरुष में XY होता है बच्चों, क्या होता है, पुरुष में XY होता है। अगर मादा के जो अंडाणु है उसमें X क्रोमोसोम है, और पुरुष के जो शुक्राणु उसमें भी X क्रोमोसोम है, और जो जायगोट बन रहा है, युग्मनज बन रहा है, वो XX बन रहा है बच्चों, तो कहेंगे हम मादा है, यानी कि जो बच्ची है वो क्या होगी, फीमेल होगी। इसी तरह से अगर मादा के अंडाणु में X क्रोमोसोम है और पुरुष के शुक्राणु में Y क्रोमोसोम है, कैसा क्रोमोसोम है बच्चों, Y क्रोमोसोम है, और निषेचन हो रहा है तो XY वाला कंडीशन बनेगा, तो हम कहते हैं ये क्या है, नर है। क्या है बच्चों, नर है। तो इस तरह से आप निर्धारण कहते हैं क्या, लिंग गुणसूत्र का निर्धारण आप करते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। उत्पादक क्या होते हैं बच्चों, वे जंतु जो अपना भोजन, या वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, हरे पेड़ पौधे क्या है आपके, उत्पादक है। उपभोक्ता क्या होते हैं, हमारे आपके जैसे लोग या दूसरे अन्य जंतु जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, वो क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों, उपभोक्ता होते हैं। पारितंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो एक ऐसा
एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीवधारी और दूसरे अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ जैसे मिट्टी, जल, हवा, इन सब का आपस में एक इंटरेक्शन होता है, अंतर संबंध होता है। उस क्षेत्र को, उस एरिया को क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र के कई सारे घटक होते हैं। जैविक घटक में आपके जीवधारी आ जाएंगे, जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आ जाएंगे बच्चों। और अजैविक घटक में आपके क्या जाएंगे? आपका आ जाएगा मिट्टी आ जाएगा, जल आ जाएगा, हवा आ जाएगा, और दूसरे अन्य प्रकार के अकार्बनिक आपके घटक जो हैं वो पारितंत्र के दूसरे वाले घटक में आ जाएंगे। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है बच्चों? खाद्य श्रृंखला क्या है बच्चों? कि जब पोषण की एक श्रृंखला बनती है, जैसे उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर उसके बाद में आपके अपघटक, ये जो श्रृंखला इस तरह से एक लीनियर वे में जाती है, उसको हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेकिन जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं, यानी एक खाद्य श्रृंखला का जो उपभोक्ता है दूसरे खाद्य श्रृंखला के उत्पादक पर निर्भर है, इसी तरह से एक खाद्य श्रृंखला का जो अपघटक है दूसरे खाद्य श्रृंखला के अकार्बनिक पदार्थ का उसका क्या कर रहा है? अवशोषण कर रहा है कार्बनिक पदार्थ का। तो इस तरह से एक जाल जैसा बन जाता है, उसको कहते हैं हम खाद्य जाल कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है किसका? खाद्य श्रृंखला का। उत्पादक, उपभोक्ता, फिर उच्च उपभोक्ता, उसके बाद क्या आ जाएंगे बच्चों? अपघटक आ जाएंगे, है ना। देखिए, घास है, हिरन है, शेर है, घास, कीड़े मकोड़े, चिड़िया, बाजिया, गिद्ध है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपके खाद्य श्रृंखला का। इस तरह से प्रकृति में खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य जाल की बात करते हैं। खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती है। एक पारिस्थितिक तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में क्या रहेंगी? जुड़ी रहती हैं, और इस प्रकार का जो एक व्यवस्था बनता है उसको हम खाद्य जाल कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? खाद्य जाल कहेंगे। थोड़ा सा ये जो आपका लास्ट का एक टॉपिक रह गया था ना, गुणसूत्र और क्या, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का जो वर्णन है बच्चों, आप वो थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का हो जाएगा, पर जेनेटिक्स वाले चैप्टर में मैंने क्लास 12th के बच्चों को इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को, स्पेशली उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं और अच्छे से उसको, उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज बायोलॉजी का भी क्वेश्चन, बेसिकली इस चीज़ को समझाने के पीछे मेरा आंसर बताने का मोटिव नहीं है। मुझे आपको ये बताना है कि किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे और आपको किस तरह से आंसर करना है, ठीक है। तो एक रिवीजन के तौर पर ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, ठीक है बच्चों। लास्ट क्लास होगी फिजिक्स की क्लास, वो आपकी आएगी और उसके बाद ये सीरीज खत्म होगा। और फिर इस तरह से आप बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी दोहराइए, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज की क्लास यहीं तक। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।